Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hoping all of you are fine. Let us start our today's lecture, that is all about grammar, and we will practice some idioms and idiomatic phrases from your notes. And you know that the idioms and idiomatic phrases are given in an alphabetic order in your notes, and we have covered the letter A, and we have started from B now, and we practice just 3 sentences from the letter B. So let us do the rest of the sentences. Let us do some more practice of these sentences in our today's lecture. बेटे आप लोग ग्रामर में इडियम्स जो हैं वो कर रहे हैं, इंशाल्लाह ग्रामर की और चीज़ें भी आगे हम लोग साइड बाय साइड लेकर चलेंगे. तो इडियम्स जो हैं वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपके पास मौजूद हैं नोट्स में, और तमाम इम्पोर्टेंट इडियम्स आपके पास आ चुके. इडियम्स के बारे में आपको मैं ये बताती हूँ और बता चुकी हूँ कि ये आपका 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा. आपके पास 8 इडियम्स होंगे, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिक्स्ड होंगे, और इसमें से 8 में से आपको 5 सेलेक्ट करना है. और लिखा होता है यूज्ड एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, कि इसके आपने जुमले बनाने हैं इन इडियम्स के. तो ये मुहावरे जो है बेटे, मैंने आपको पहले भी कहा, चूँकि ये फिगरेटिव मीनिंग है इनका और नॉन लिटरल मीनिंग है, तो इनको आपने याद रखना है कि किस पर्टिकुलर इडियम जो है उसका हिडन मीनिंग जो है उसका क्या है. इसका जो सरफेस वर्ड्स हैं, जो ज़ाहिर वर्ड्स हैं, उसका मीनिंग जो है वो अहमियत नहीं रखता. इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, इसका जो मेटाफोरिकल मीनिंग है, वो अहमियत रखता है, और उसे याद करना बहरहाल ज़रूरी है. तो बेटा मैं आपके साथ जो इडियम्स मौजूद हैं आपके नोट्स के अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ. इसके अलावा एक और इजी इडियम भी, उसी इडियम का एक इजी सेंटेंस भी बना देती हूँ, ताकि अगर आपको वो आसान लग रहा है तो आप बना लें, और आपके लिए ये भी कन्वीनियंट का बाइस हो कि और इसको किस तरह से जुमले में ढाला जा सकता है, इस इडियम को, इसका मज़ीद सेंटेंस क्या बन सकता है. क्योंकि एक पूरी क्लास सामने होती है तो मुख्तलिफ बच्चे जो वो शेयर कर लेते हैं मुख्तलिफ जुमले. तो अभी चूँकि देखिए आपके लिए बेस्ट यही है कि आपकी जो बुक में जुमले बने हुए हैं बेस्ट सेंटेंसेस हैं, और शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइएगा, मीनिंगफुल बनाइएगा. अपने इडियम का उसमें मीनिंग जो है उसमें एडजस्ट हो रहा हो, मीनिंग वाज़े हो रहा हो, तो इस तरह का सेंटेंस आपने बनाना है ताकि आपके नंबर जो है वो ना कटे. तो बेटे आज इसको स्टार्ट करते हैं. बी, हमने बी से रिलेटेड जो है बी लेटर जो है वो स्टार्ट कर रखा है, और इसमें आपने 3 इडियम्स जो हैं वो किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में. आज जो 4th नंबर पे है उसको देखते हैं. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, and your idiom is a bolt from the blue. A bolt from the blue. It's number 4. और आपका सेक्शन कौन सा चल रहा है? बी. अल्फ़ाबेटिकली जब हम इन चीज़ों को कर रहे हैं तो हम इस वक्त बी लेटर के साथ इडियम्स को लेके चल रहे हैं जी. बोल्ट फ्रॉम द, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होगा बेटे? इट मीन्स a sudden or unexpected, a sudden or unexpected event. कोई नागहानी सूरत हाल, कोई नागहानी कैफियत, कोई नागहानी सूरत हाल. ठीक है जी. इसका जुमला देखते हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है. एंड योर सेंटेंसेस, ही वॉज रेडी टू गो फॉर अब्रॉड, ही वॉज रेडी फॉर गोइंग अब्रॉड, बट हिज इलनेस प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि वो अब्रॉड जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी बीमारी जो है वो नागहानी आफत, गैर मुतवक्को मुसीबत बनकर सामने आई. तो हम एक जुमला और बना लेते हैं. The sudden death, the sudden news of his mother proved, the sudden news of his mother's, the sudden news of his mother's death, sorry, the sudden news of his mother's death proved a bolt from the blue. The sudden news,
द सडन न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ, द सडन न्यूज़ ऑफ द डेथ ऑफ हिज मदर, कुछ भी लिख सकते हैं। द सडन न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि उसकी वालदा की जो नागहानी डेथ थी वो एक गैर मुतवक्को परेशानी की सूरत में सामने आई। तो जुमला हुआ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। तो वेरी नेक्स्ट इडियम इज अ ब्रेन वेव। A brain wave. Brain wave mean a sudden clever idea. It means a sudden clever idea. कोई अछूता ख्याल, कोई नया ख्याल, कोई मुख्तलिफ किस्म का ख्याल। तो both these idioms are really important. A bolt from the blue and a brain wave. These are the important idioms. तो ब्रेन वेव का हम लोग यहाँ पर जुमला देखते हैं। इट मीन्स अ सडन क्लेवर आइडिया एंड द सेंटेंस इज Mustajab had a brain wave to celebrate the event. Mustajab had a brain wave to celebrate the event. इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मुस्तजाब के जहन में एक अजीब अलग सा अनोखा सा ख्याल जो आया। तो हम इसका जुमला बना लेते हैं। She had a brain wave. She had a brain wave that changed her life. She had a brain wave that changed her life. यानी उसके जहन में एक ऐसा अछूता ख्याल आया, ऐसा डिफरेंट सा आइडिया उसके जहन में आया जिससे उसकी ज़िंदगी में तब्दीली वाक़या हो गई। जी, number 6 is bad blood. Bad blood is again an important idiom. Bad blood. Bad blood mean enmity, hostility. It means enmity, दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़, enmity, hostility. जी बेटे, आपका इसमें हम सेंटेंस देख लेते हैं कि बैड ब्लड के मुतालिक आपका से मुतल्लिका जुमला क्या है। Their relatives are the cause of bad blood between them. Their relatives are the cause of bad blood between them. कि उनके रिश्तेदार जो हैं उनमें दुश्मनी या अदावत की वजह है। ठीक है बेटा, हम एक और जुमला बना लेते हैं कि there has been bad blood between the two families. There has been bad blood between the two families for years. यानी बहुत सालों से दोनों ख़ानदानों में दुश्मनी या अदावत जो है वो पाई जाती है। तो सेंटेंसेस, देयर हैज़ बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज़ फॉर ईयर्स। जी बेटा, नंबर 7 पे हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस इज बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज, what does it mean? What does it mean? It means bag and baggage mean with all belongings. With all belongings. तमाम तर सामान के साथ, तमाम तर बिस्तर बोरिया के साथ, तमाम तर सामान के साथ। With bag and baggage, with all belongings. हमारे पास इसमें जुमला मौजूद है। I will be very happy when you get out of my house, bag and baggage. कि अगर तुम बिस्तर बोरिया समेत मेरे घर से गायब हो जाओगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। जी बेटा, हम इसका जुमला बना लेते हैं कि he threw her out bag and baggage. कि उसने उस खातून को बिस्तर बोरिया समेत तमाम सामान समेत घर से निकाल दिया। तो बेटे आपके 7 तक इसमें इडियम नज़र आ रहे हैं, नंबर 7 तक। एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं। नंबर 4 इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मीन्स अ सडन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी अचानक नागहानी आ जाने वाली आफत।
मुसीबत, तकलीफ़। तो द सडन न्यूज़ ऑफ हिज मदर्स डेथ प्रूव्ड अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, कि उसकी मदर की जो वफ़ात की अचानक ख़बर थी वो क्या साबित हुई, वो बहुत गैर मुतवक्को एक परेशानी के तौर पर सामने आई। नंबर 5, अ ब्रेन वेव। ब्रेन वेव मीन अ सडन क्लेवर आइडिया, कि बहुत ही अनोखा सा ख्याल जहन में आना, बहुत निराली या छूती सी बात जहन में आना, कोई अछूता ख्याल जहन में आना। तो शी हैड अ ब्रेन वेव दैट चेंज हर लाइफ, उसके जहन में एक बहुत ही अलग सा आइडिया ख्याल आया जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। बैड ब्लड। बैड ब्लड मीन एनिमिटी, हॉस्टिलिटी, दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़ को कहा जाएगा। तो देयर हैज़ been bad blood, there has been a bad blood, आ भी लिख लें बल्कि, there has been a bad blood between the two families, there has been a bad blood between the two families for years, कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान कई सालों से अदावत है। नंबर 7, बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स, तमाम तर सामान के साथ। तो ही थ्रू हर आउट बैग एंड बैगेज, कि उसने खातून को अपने घर से जनाब सामान समेत बाहर किया। तो आपने नंबर 7 तक इडियम्स किए हैं, इसको मैं अरेज करती हूँ और नेक्स्ट जो हैं आपके साथ मज़ीद इडियम्स जो हैं नंबर 8 से शेयर किए जाएं। जी बेटा, इसको अगर आप नोट डाउन साथ साथ कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, आपके पास मज़ीद सेंटेंसेस भी आ जाएंगे इन्हीं इडियम्स के, और जो आपको निस्बतन आसान लग रहा है आप उसको तैयार कर सकते हो। एक तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि मज़ीद इस इडियम को किस तरह से जुमले में इस्तेमाल, सेंटेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेटा, बैग एंड बैगेज के बाद आपका नेक्स्ट वाला इडियम नंबर 8 है बिसाइड वन सेल्फ। Number 8 is beside one self. इसका क्या मतलब होगा? Beside one self, oh, it means overcome with grief or anger. Overcome with grief or anger. अच्छा बेटे, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, ये आपको आ सकता है बिसाइड वन सेल्फ विद एंगर। अगर ये आता है बिसाइड वन सेल्फ विद एंगर तो फिर आप लिखेंगे ओवरकम विद ग्रीफ और एंगर, कि गुस्से में आपे से बाहर हो जाना। अगर आपको यही इडियम इस तरह से आता है बिसाइड वन सेल्फ विद जॉय, वन सेल्फ विद जॉय, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे? इट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय, इन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जॉय। इसको हम ओवर जॉयड भी कह सकते हैं। ओवर जॉयड, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा खुश हो जाना। तो बेटा, हम इसका सेंटेंस क्या बना सकते हैं? अगर हमारे पास आता है बिसाइड वन सेल्फ विद एंगर, इट मीन्स ओवरकम विद ग्रीफ और एंगर, कि गुस्से से मगलूब हो जाना, गुस्से में आपे से बाहर हो जाना। तो हम लिख सकते हैं ही, यहाँ आपके पास जुमला इसको भी पढ़ना ज़रूरी है कि ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, कि वो खुशी से निहाल हो गया, आप इससे बाहर हो गया, बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गया। तो हम लिख सकते हैं ही वॉज बिसाइड वन सेल्फ विद एंगर का लिख सकते हैं ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर ऑन ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मामूली बातें, कि मामूली बातों पर वो गुस्से से काबू से बाहर हो गया। और बिसाइड वन सेल्फ विद जॉय जब आपके पास आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय ऑन गेटिंग द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन, ऑन गेटिंग द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन। जी बेटा, दोनों सेंस में आपने इसको इस्तेमाल किया। बिसाइड वन सेल्फ विद एंगर एंड विद जॉय। विद एंगर का मतलब गुस्से में आप से बाहर हो जाना। ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद एंगर ऑन ट्राइफल्स, कि वो मामूली बातों पर आप से बाहर हो गया।
नंबर 2, बिसाइड वन सेल्फ विद जॉय। तो विद जॉय जो है उसका जुमला बना सकते हैं, शी वॉज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय ऑन गेटिंग द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन, कि अपनी प्रमोशन की खबर सुनकर वो क्या है, खुशी से निहाल हो गई, खुशी से बेकाबू हो गई। ठीक हो गया जनाब। तो आप नेक्स्ट जुमले की तरफ चलते हैं, बेटर हाफ। बेटा बेटर हाफ क्या होता है, इट्स नंबर 9 एंड नंबर 9 इज़ better half, and better half mean life partner, it means life partner, वाइफ भी कहा जा सकता है, हस्बैंड भी कहा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको इसका एक सेंटेंस बना कर देती हूँ। आपके पास बेटर हाफ का जुमला मौजूद है कि he had perfect confidence in his better half, he has perfect confidence in his better half, कि उसे अपनी बेटर हाफ पे, अपनी ज़ौजा पे मुकम्मल यकीन है। तो इसका एक जुमला और बन सकता है कि his better half always stands by him in distress, डिस्ट्रेस क्या होगा, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ, इन हार्ड टाइम्स। तो हिज बेटर हाफ ऑलवेज स्टैंड्स बाय हिम इन डिस्ट्रेस, कि उसकी जो ज़ौजा है, उसकी जो बेगम है, उसके साथ हमेशा मुश्किल में मौजूद रहती है, खड़ी रहती है। तो आपने कितने इडियम्स कर लिए, 9 तक इडियम्स जो हैं वो आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट मज़ीद वी विल डू प्रैक्टिस ऑफ सम मोर इडियम्स नाउ। तो लेट अस सी व्हाट कम्स नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास अब कौन से इडियम्स जो हैं वो आते हैं बी लेटर के हवाले से। आपने प्रैक्टिस में कितने इडियम्स आपके पास आ चुके हैं, 9 तक। तो नंबर 10 इज़ बिटवीन टू फाइट्स। बिटवीन टू फाइट्स, नंबर 10, बिटवीन टू फाइट्स। बिटवीन टू फाइट्स का मतलब क्या होगा बेटे, क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। इट मीन्स क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स, कि दोहरी तनकीद का सामना करना, अपने किसी एक्शन की वजह से, अपने किसी अमल की वजह से किसी को दोहरी तनकीद का सामना करना। तो आपके पास बेटे इसमें जुमला मौजूद है, द सेनेटर इज़ बिटवीन टू फायर्स बिकॉज ऑफ हिज स्टैंड ऑन द बिल, कि इस बिल पर स्टैंड लेने की वजह से द सेनेटर इज़ बिटवीन टू फायर्स, सेनेटर जो है उसको हर तरफ से दोहरी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ऑल द पीपल आर शोइंग देयर क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिम। ठीक है बेटा, इसका एक और जुमला लिख लेते हैं कि ही वॉज caught between two fires because of his discussion in the favor of recent budget। तो रिसेंट बजट की फेवर करने की वजह से उसे दोहरी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, तो ही करना पड़ा था। तो ही वॉज कॉट बिटवीन टू फायर्स बिकॉज ऑफ हिज डिस्कशन इन द फेवर ऑफ द बजट। रिसेंट ना लिखे, इन द फेवर ऑफ द बजट। एंड नंबर 11 इज ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स अनडिसाइडेड, यानी कुछ भी फैसला करने की ताकत ना होना, यानी समटाइम्स इंटरेस्टेड इन वन थिंग एंड समटाइम्स नॉट। हम कह सकते हैं समटाइम्स इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड समटाइम्स नॉट,
यानी बाज़ दफ़ा किसी चीज़ में दिलचस्पी लेना और बाज़ दफ़ा किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना। इट मीन्स टू रिमेन अनडिसाइडेड, फैसला करने की ताकत जो है, फैसला ना कर पाना, ठीक है, किसी चीज़ के हवाले से फैसला ना कर पाना। तो यहाँ पर हमारे पास जुमला मौजूद है कि ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड अबाउट गेटिंग मैरिड। जब शादी का इशू उसके सामने पेश किया जाता है तो वो अनडिसाइडेड हो जाता है, तो समटाइम्स ही टेक इंटरेस्ट एंड समटाइम्स ही डजंट। तो बेटे इसका हम मज़ीद जुमला बना सकते हैं कि ही हैज़ बीन ब्लोइंग hot and cold. He has been blowing hot and cold about his trip to Europe. तो ही हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज ट्रिप टू यूरोप, कि यूरोप अपने ट्रिप के हवाले से वो क्या है, अनडिसाइडेड रहता है। समटाइम्स ही टेक्स इंटरेस्ट टू गो ओवर देयर एंड समटाइम्स ही डजंट शो एनी सॉर्ट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल। ठीक है जी बेटे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नंबर 12 पे है इडियम, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। नंबर 12, ब्लो one's own trumpet. Blow one's own trumpet, one of the very important idiom indeed. ये एक बहुत ही important आपके पास idiom है और इसका मतलब क्या होगा? Blow one's own trumpet means self praising. सेल्फ प्रेजिंग क्या होता है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ़ करना, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और टू टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट। मैं यहाँ लिख देती हूँ, टू टॉक अबाउट वन सेल्फ एंड टू टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट्स। जी बेटा आपके पास आ गया। इट मीन्स ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट इम्पोर्टेंट इडियम है। इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ प्रेजिंग, सेल्फ प्रेज, खुद तारीफ़ी, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जिसे कहते हैं उर्दू में, यानी टू टॉक अबाउट वन सेल्फ एंड टू टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट, अपने बारे में ही, अपने अचीवमेंट के बारे में ही बातें करते रहना। तो आपके पास जुमला यहाँ पर मौजूद है, ही ऑलवेज ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट इन द प्रेजेंस ऑफ फीमेल स्टाफ मेंबर्स, कि वो फीमेल स्टाफ मेंबर्स की मौजूदगी में क्या करता है कि वो अपनी तारीफ़ों के पुल ही बांधता रहता है। तो हम इसका एक जुमला बना लेते हैं कि wherever he goes, he blows his own trumpets. He blows his own trumpet wherever he goes, कि वो जहाँ भी जाता है अपनी तारीफ़ों के पुल बांध देता है। He blows his own trumpet wherever he goes. He blows his own trumpet wherever he goes. तो बेटे इसको बोर्ड पे लिखे हुए सेंटेंसेस को एक दफ़ा गो थ्रू कीजिएगा, देख लीजिएगा। बिटवीन टू फाइट्स मीन क्रिटिसाइज फ्रॉम बोथ साइड्स, और क्रिटिसाइज फ्रॉम, टू बी क्रिटिसाइज लिख लेते हैं यहाँ पर, टू बी क्रिटिसाइज फ्रॉम बोथ साइड्स, दोहरी तनकीद का सामना होना। तो ही वॉज कॉट बिटवीन टू फायर्स बिकॉज ऑफ हिज डिस्कशन इन द फेवर ऑफ द बजट। बजट की फेवर में बात करने की वजह से उसे दोहरी तनकीद का सामना है। ब्लो हॉट एंड कॉल्ड मीन अनडिसाइडेड, समटाइम्स इंटरेस्टेड इन समथिंग एंड समटाइम्स नॉट। बाज़ दफ़ा किसी चीज़ में इंटरेस्ट शो करना, बाज़ दफ़ा नहीं करना, यानी फ़ैसला ना कर पाना। तो मतलब इसको कहते हैं मिजाज में तलवन होना। तो बेटे इसका जुमला एक और मैंने लिखा है, ही हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज ट्रिप टू यूरोप, कि वो ही हैज़ बीन ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड अबाउट हिज ट्रिप टू यूरोप, कि वो अपने यूरोप ट्रिप के हवाले से जो है वो फ़ैसला नहीं कर पाता है, कभी इंटरेस्ट शो करता है कभी नहीं। नंबर 12, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, मतलब सेल्फ प्रेजिंग, टू सेल्फ प्रेजिंग यानी टू टॉक अबाउट वन सेल्फ एंड टू टॉक अबाउट वंस अचीवमेंट, कि अपने अचीवमेंट के बारे में ही बातें करते रहना।
तो इसका जुमला मैंने आपको बना के दिया, ही ब्लोस हिज ओन ट्रम्पेट वेयर एवर ही गोज़, वो जहाँ भी जाता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है, अपनी तारीफ़ों के पुल बांध देता है। तो आपने बेटे 12th तक के इडियम्स किए, बी से जो स्टार्ट हो चुके हैं, बी लेटर से। तो अभी नंबर 13 पे चलते हैं, मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और इडियम्स जो हैं वो चेक कर लेते हैं, उनके सेंटेंस जो है वो बुक में से भी देखते हैं, नोट्स में से भी, और इसका सेंटेंस और क्या बन सकता है वो भी यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वन इज़ ब्रेड एंड बटर। इट्स नंबर 13। नंबर 13 इज़ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर क्या होता है? इट मीन्स livelihood, रोज़ी, livelihood. Number 2, means of support, means of support, वो ज़राए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी आमदनी, आपकी रोज़ी, ठीक है। तो ब्रेड एंड बटर जो है उसका हम जुमला देख लेते हैं कि इसमें क्या है। जुमला आपके पास मौजूद है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू अर्न देयर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर टू अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, कि रोज़ी रोटी, गरीबों के लिए रोज़ी रोटी कमाना जो है वो क्या है जनाब, वो बहुत ही मुश्किल काम है। तो आप इसका एक और जुमला बना सकते हैं, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, he is earning very hard to earn, he is working very hard, he is working very hard to earn his bread and butter। जी बेटा, नंबर 13। नंबर 14 पे आते हैं। नंबर 14 पे आपके पास है टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होगा? टू ब्रेक द साइलेंस, टू ब्रेक द आइस। इट मीन्स to break the silence, खामोशी तोड़ना, खामोशी तर्क कर देना, ठीक है जी। आपके पास जुमला आता है, we all were sitting silent, we all were sitting silent, Ahmed broke the ice by entering the hall, Ahmed broke the ice by entering the hall। हम सब खामोश बैठे थे तो अहमद दाखिल हुआ और क्या है जनाब, उसने साइलेंस को तोड़ दिया, ठीक है जी। इसका एक जुमला और बना लेते हैं, द मिनिस्टर टू ब्रेक द ice, to break the ICE, ice, to break the ice, the minister has decided, ICE, the minister has decided to break the ice about the scandal। So to break the ice means to talk about something about which one has not डिस्कस्ड फॉर लॉन्ग, कि ऐसी बात जो है उसका ज़िक्र ले आना जिस पे काफ़ी अरसे से बात नहीं हुई है, ऐसी बात का ज़िक्र सामने आ जाना जिस पर बहुत अरसा से गुफ्तगू नहीं हुई हो, ठीक है। तो इसका मतलब है सकूत को तोड़ देना। तो द मिनिस्टर इज़ डिसाइडेड टू ब्रेक द आइस अबाउट द स्कैंडल, इस स्कैंडल के बारे में जो सकूत था, खामोशी थी बहुत देर तक, उसे तोड़ा किसने? मिनिस्टर ने। उसने रियलिटीज़ को वो सामने लेके आया। जी बेटा, नेक्स्ट जो है आपका सेंटेंस इडियम नंबर 15, और 15 में आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटे यहाँ पर? टू ब्रिंग टू बुक। 15 पे ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़, ब्रेक द न्यूज़। ब्रेक द न्यूज़ मीन टू रिवील, टू डिस्क्लोज एन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, एन अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, यानी अनएक्सपेक्टेड एक नागहानी ख़बर जो है उसको पहुंचाना, उसको आगे तक जाहिर करना, उसको पहुंचाना, ब्रेक द न्यूज़।
तो बेटा इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। ब्रेक द न्यूज़ का सेंटेंस बना हुआ है आपके पास। When he died in the accident, no one had the courage to break the news to his mother. When he died in an accident, no one had courage to break the news before his mother. ठीक है बेटा, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं। No one had the courage to break the news of the death of his only son. ठीक है, no one had the courage to break the news of the death of his only son. ये आपने बेटा किए नंबर 15 तक। ठीक है जी, गैर मुतवक्को ख़बर पहुंचाना। तो नंबर 16 जो है ये आपने बेटे कर लिए। नंबर 16 से जो है अब इस कुछ मज़ीद थोड़े से इडियम्स जो है उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे देखते हैं कि आपका नेक्स्ट इडियम जो है वो क्या है जी। नंबर 16 इज़ ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक क्या होगा? ब्रिंग टू बुक मीन्स to be held answerable or accountable, जवाब तलबी करना। to be held answerable or accountable, इसका जुमला आपके पास मौजूद है। crimes will certainly reduce if the criminals are brought to book quickly. crimes will certainly reduce if the criminals are brought to book क्विकली। ठीक है, क्राइम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम मुजरिमों को मंजर आम पर लेके आएंगे, उनकी जवाब तलबी करेंगे। तो हम इसका एक और आसान सा जुमला बना सकते हैं। द criminals will soon be brought to book. द क्रिमिनल्स विल सून बी ब्रॉट टू बुक, कि क्रिमिनल्स को, मुजरिमों को जल्द ही मंजर आम पर लाया जाएगा। द क्रिमिनल्स विल सून बी ब्रॉट टू बुक, ये आपके हो गए नंबर 16। नंबर 17 पे आते हैं। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। नंबर 7 बर्न इम्पोर्टेंट इडियम है। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका क्या मतलब होगा? excessive use of energy और मनी, यानी पैसे का या अपने वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल करना। एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनर्जी और मनी, कि अपनी एनर्जी का या अपने मनी का बेतहाशा बेदरेख बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना। हमारे पास जुमला मौजूद है। My boss always burns the candle at both ends by working late hours. My boss burns the candle at both ends by working at late hours. ठीक है बेटे, इसका हम एक और जुमला जो है वो इसमें से बना लेते हैं। He is burning the candle at both ends by working very hard day and night. So he is burning the candle at both ends by working very hard day and night. दिन रात बेइंतहा मेहनत करके, मुशक्क़त करके क्या है कि वो अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आप इसको वेरी हार्ड अगर ना भी लिखना चाहें तो सिंपल, ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज़ बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स बाय वर्किंग डे एंड नाइट,
कि दिन रात काम करके वो बेदरेग अपनी तवानाई का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये आपके हो गए नंबर 17। नंबर 18 इज़ बरी द हैचेट। बरी द हैचेट इम्पोर्टेंट इडियम है, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब टू ब्रिंग एनिमिटी टू एन एंड कि दुश्मनी का, अदावत का ख़ात्मा करना। तो बरी द हैचेट मीन टू ब्रिंग एनिमिटी टू एन एंड कि दुश्मनी का, अदावत का ख़ात्मा करना। हमारे पास जुमला है लेट अस बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन कि चलो अपनी दुश्मनी, अदावत को ख़त्म कर दें और दोबारा से दोस्त बन जाएं। तो आप इसका जुमला बना सकते हैं दे डिसाइडेड टू बरी the hatchet and become good friends they decided to bury the hatchet एंड बिकम गुड फ्रेंड्स अगेन। उन्होंने फैसला कर लिया कि अपनी अदावत को, दुश्मनी को ख़त्म कर लेंगे और दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो बेटा 18 तक आपके ये सेंटेंसेस हो गए हैं। नंबर 19 को देखते हैं। आगे मैं लिख के देती हूँ आपको कि क्या है। नंबर 19 पे अब आपका जो नेक्स्ट इडियम है उसको देख लेते हैं जी। नंबर 19 पे आपका इडियम्स मौजूद है बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज what does it mean? by and large mean on the whole, on the whole, on the whole होगा मजमूई तौर पर, ठीक है, मजमूई तौर पर। तो आपके पास सेंटेंस मौजूद है by and large I agree with you, by and large I agree with you कि मजमूई तौर पर मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। एक और जुमला हम बना सकते हैं by and large the function was a great success कि मजमूई तौर पे फंक्शन जो था वो बहुत बड़ी कामयाबी था। बाय एंड लार्ज द फंक्शन वॉज अ ग्रेट सक्सेस। नंबर 20 पे देखते हैं आपका नेक्स्ट इडियम क्या है। नेक्स्ट इडियम है बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ होगा ड्यू टू सम क्वालिटी। बाय डिंट ऑफ इट मीन्स ड्यू टू सम क्वालिटी, किसी खूबी की बिना पर, ड्यू टू सम क्वालिटी, किसी खूबी, किसी खासियत की बिना पर। तो आपके पास इसमें जुमला मौजूद है बाय डिंट ऑफ शी सक्सीडेड बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क कि वो हार्ड वर्क की वजह से, इस खूबी की वजह से कामयाब हुई। तो आप एक जुमला बना सकते हैं ही गॉट द स्कॉलरशिप, ही गॉट द स्कॉलरशिप बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क कि हार्ड वर्क की वजह से उसने स्कॉलरशिप जो है उसको विन कर लिया। तो बेटे आपके पास 20 तक जो है ये इडियम्स हो चुके बी लेटर के साथ। नंबर 21 पे देख लेते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। व्हाट डज इट मीन? बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन विद इरेगुलरिटी, कोई काम इरेगुलरिटी के साथ करना, बेतरतीबी के साथ करना। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बेतरतीबी के साथ, बेकायदगी के साथ काम करना। तो सेंटेंस मौजूद है दोज हु वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स सेल्डम सक्सीड कि जो लोग बेकायदगी के साथ काम करते हैं वो कभी कभार ही सक्सेस को पा सकते हैं। तो इसका एक और जुमला बना सकते हैं कि ही इज़ इन अ हैबिट of doing his work by fits and starts. He is in a habit of doing his work by fits and starts कि उसकी आदत है कि वो क्या करता है, बेकायदगी से अपने काम को सरंजाम देता है। जी बेटे 22 तक हम चलते हैं, बस इतने ही आज इडियम्स करेंगे। टू ब्रिंग टू द हैमर क्योंकि टाइम इज़ अबाउट टू एंड। टू ब्रिंग टू, आपके पास नेक्स्ट वर्ड आ गया टू ब्रिंग टू द हैमर। टू ब्रिंग टू द हैमर,
to bring to the hammer. It means to put up. It means to put up at auction. To put up at auction. यानी कि to be auctioned. To be auctioned. कोई किसी चीज़ की नीलामी करना, नीलाम कर देना. To be auctioned. To put up at auction or to be auctioned यानी नीलामी कर देना. इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं. इसके अंदर क्या मौजूद है आपके पास. देखिए जी, आपके पास आ गया द क्रेडिटर विल ब्रिंग हिज हाउस टू द हैमर ऑन फ्राइडे. द क्रेडिटर्स विल ब्रिंग हिज हाउस टू द हैमर ऑन फ्राइडे. कि जो कर्ज खा है, उसके कर्ज लेने वाले जिन्होंने कर्ज लेना है, वो उसके घर की नीलामी कब कर देंगे? फ्राइडे को कर देंगे. तो हम कर सकते हैं द न्यू कार्स will be brought to the hammer, will be brought to the hammer in next week. In next week, the new cars will be brought to the hammer or will be auctioned the next week. ठीक है बेटी, बस आपके इडियम्स, आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है लेक्चर का. तो इंशाल्लाह ये इडियम्स जो है इससे आगे अब मज़ीद देखते हैं कि हम क्या काम करेंगे. तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा और पढ़ाई पे भरपूर तवज्जो दीजिएगा. जो लेसन भी आप पढ़ रहे हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से, जो चीज़ें आपके साथ शेयर हो रही हैं, प्लीज़ उसको रिवाइज़ करते रहिए. उसको अच्छे तरीके से याद कीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने सेल्फ टेस्ट भी लीजिएगा ताकि आपकी भरपूर तैयारी हो सके. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. स्टे होम, स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.